Hello, hi, very good evening. All my students, this is संगीता एंड वेलकम टू माँ गंगा होम साइंस। माँ गंगा होम साइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे भारत की वस्त्र परंपराएं। इससे संबंधित के यानी वस्त्र परंपराएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में, विभिन्न धागों से निर्मित वस्त्र ये सभी देखेंगे। उसके बाद रंगाई, उसके बाद हमें देखना है रंगरोधी रंगाई वाले वस्त्र, और उसके बाद में हमें ये सारा भारत की, उसके बाद में हमें बंधेज रंगाई जो राजस्थान की है उसके बारे में, इक्कत इक्कत के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद में हमें ये क्या है, इक्कत कितने प्रकार की होती है वो भी देखना है। उसके बाद हमें गुजरात के बारे में, गुजरात की कसीदा उसके बारे में पढ़ना है, और उसके बाद फुलकारी कहाँ की है, फुलकारी पंजाब की, उसके बारे में भी पढ़ना है। कसूती कर्नाटका की पढ़ना है। कांथा यानी बंगाल की, और उसके बाद हमें कसीदा कश्मीर की, ये हमने पहले देख लिया। उसके बाद चिकनकारी देखना है। उसके बाद गुजरात के कसीदे की बहुत समृद्ध परंपराएं, चम्मा रूमाल देखना है, और यहाँ पर क्या है, कसूती कढ़ाई कैसी होती है, चिकनकारी कढ़ाई, ये सभी हमें इस क्लास में पढ़ना है। तो आप लोग बने रहिएगा, पूरी क्लास को यानी पूरी क्लास को देखिएगा, ये आपके लिए बहुत 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 लाभप्रद होगी। तो आप इसे स्किप मत कीजिएगा, ये हमारी एनसीईआरटी से है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। किसी भी एग्जाम में होम साइंस से संबंधित चले जाओ, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही। तो हम देखते हैं, ये देखिए थोड़ा सा, देखिए हमने बनारस को देखा, बनारस की ब्रॉकेट जरी की कढ़ाई कैसी होती है, इस प्रकार से होती है, जरी की कढ़ाई होती है, इसमें मोतियों की और धागे की कढ़ाई होती है। उसके बाद हमने कुल्लू शॉल, कुल्लू शॉल में कैसे मोटिफ होते, कैसे नमूने होते हैं, यानी मोटिफ को ही हम क्या नमूना कहते हैं, इस प्रकार से होते हैं। कुल्लू शॉल देखा आपने। उसके बाद हम शॉल जमावर, जमावर शॉल को देखते हैं। जमावर शॉल कैसी होती है, तो ये हमारी जमावर शॉल है सॉरी। उसके बाद ये शॉल है। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं, विभिन्न धागों से निर्मित वस्त्र, उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले चित्र देख लिया, उसके बाद हम अपना जो थ्योरी है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कहाँ से, यहाँ से देखते हैं, वो आगे का है। ये कसीदाकारी से लगी कश्मीर शॉलों में कश्मीर का प्राकृतिक सौंदर्य झलकता है। क्या है, कश्मीर शॉलों में, कश्मीरी शॉलों में कश्मीर का प्राकृतिक सौंदर्य झलकता है। उसमें क्या होता है, आम का मोटिफ, आम का मोटिफ, नमूना आम का, आपने देखा अभी, देखिए अभी दिखाते हैं आम का मोटिफ, ये बना हुआ है कश्मीर की शॉल में, कश्मीर की शॉल में आम का मोटिफ बना हुआ है। ये देखिए, ये देखिए बना हुआ है आम जैसा, ये मोटिफ मतलब नमूने होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कश्मीर की शॉल में मोटिफ किसका, आम का मोटिफ होता है। और क्या, जिसे क्या कहते हैं, पेसली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेसली। आम के मोटिफ को क्या कहा जाता है, पेसली कहा जाता है। असंख्य रूपों तथा वर्ण संयोजनों में दिखाई देता है। किस, असंख्य रूपों, असंख्य रूपों और वर्ण संयोजनों में दिखाई देता है। जो आम का मोटिफ, जिसे पेसली भी कहा जाता है, जो असंख्य रूपों और वर्ण संयोजनों में दिखाई देता है। आगे देखते हैं हम,
आगे है, कहा जाता है कि जमावर शॉलों की शैली अकबर ने शुरू की थी। किसने? अकबर ने शुरू की थी जमावर शॉल। जमावर शॉल की शैली किसने शुरू की थी? जमावर शॉल आपने देखी होगी। ये देखिए जमावर शॉल है, ये देखिए ये जमावर शॉल है। इसकी जो शैली है वो किसने शुरू की थी? तो वो अकबर ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी? तो ये शैली अकबर ने शुरू की थी। आगे देखते हैं। ये लंबी शॉल इस प्रकार डिजाइन की गई थी कि वे पोशाक बनाने के लिए भी उपयुक्त हो। यानी ये लंबी शॉल इस प्रकार डिजाइन की गई थी जिससे कि पोशाक भी बन सके, पोशाक बनाने के लिए उपयुक्त हो। इस प्रकार जमावर शॉल को डिजाइन किया गया था। जमा अर्थात लवादा, जामा अर्थात लवादा, वार अर्थात लंबाई। ये क्या है? जमावर शॉल का जो अर्थ है वो दिया हुआ है। जामा अर्थात लवादा और वार अर्थात लंबाई। वार का मतलब होता है लंबाई और जामा का मतलब होता है लबादा। तो जमा वार, वार मीन्स लंबाई, लंबी शॉल। कैसी? लंबी शॉल। आपने संग्रहालय में चित्रकारी और पुस्तकों में चित्रों में देखा होगा कि मुगल शासन प्राय पेचीदा, मुगल शासन कैसा? पेचीदा डिजाइनों में चौड़े कंधों वाले परिधान पहनते थे। जो मुगल शासक थे वो कैसे परिधान पहनते थे? तो वो पेचीदा परिधान पहनते थे और कैसे? चौड़े कंधे वाले परिधान पहना करते थे जो मुगल शासक थे। जमावर शॉल का जो शुरुआत हुआ वो किसके शासनकाल में? तो ये अकबर के शासन में, अकबर के शासन में कहा जाता है। आगे देखते हैं हम हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की शॉलों में भी सर्व प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश की शालें भी सर्व प्रसिद्ध हैं। यहाँ की शालें अधिकांशतः, यानी यहाँ की शालें कैसी? अधिकांशतः क्षैतिज पंक्तियों में। कैसी? क्षैतिज पंक्तियों में। क्षैतिज कैसा होता है? इस प्रकार क्षैतिज पंक्तियों में, बैंडों तथा धारियों में, जिनमें एक या दो खड़ी धारियाँ होती हैं। यानी क्षैतिज धारियों में जो जमावर शॉल होती है वो कैसी? क्षैतिज धारियों में होती है और इसमें एक या दो कैसी? खड़ी धारियाँ होती हैं। एक या दो खड़ी धारियाँ होती हैं। सामूहिक कौड़ी ज्यामिति मोटिफों में बुनी जाती है। कैसी? जो जमावर शॉल है कैसे मोटिफों में बुनी जाती है? तो ज्यामिति मोटिफों में। कैसे? जमावर शॉल को ज्यामिति मोटिफों में बुना जाता है। कुल्लू घाटी विशेष रूप से शॉलों एवं अन्य अनेक ऊनी वस्त्रों की बुनाई पट्टू और दोहरू। कुल्लू घाटी विशेष रूप से शालों एवं अन्य अनेक ऊनी वस्त्रों की बुनाई पट्टू और दोहरू के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पट्टू और दोहरी के लिए प्रसिद्ध है। क्या? कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पट्टू और दोहरू के लिए प्रसिद्ध है। जो ऊनी वस्त्र होते हैं पट्टू और दोहरी बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद हम आते हैं आगे। आजकल शॉल की बुनाई कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश के अलावा कहाँ? आजकल जो शॉल की बुनाई है वो कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के अलावा अन्य स्थानों पर भी हो रही है। जैसे कि गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड, लुधियाना और अमृतसर।
यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के अलावा जो शॉल की बुनाई की जाती है वो कौन से प्रदेश हैं? तो गुजरात, उत्तराखंड और लुधियाना, अमृतसर, ये 4 जगहों पर और शॉलें बनाई जा रही हैं। जो ऊनी बुनाई, ऊनी शॉल बनती है वो, उसके बारे में ये बात कर रहा है। आगे हम बात करने वाले हैं रंगाई। रंगाई क्या है? तो रंगाई क्या है? वस्त्रों को इच्छित आवश्यकता अनुसार फरसज्जा के बाद उन्हें रंगों द्वारा सजाकर क्या किया जाता है? सुंदर, आकर्षक बनाया जा सकता है। प्राकृतिक वस्त्रों पर रंगाई एवं छपाई परिसज्जा बहुत आवश्यक होती है। जो प्राकृतिक वस्त्र होते हैं उन पर रंगाई, छपाई और परिसज्जा बहुत आवश्यक हो जाती है। और रंगाई प्रक्रिया को समझने से पहले यह जानना आवश्यक है कि रंग क्या होते हैं। यानी रंगाई और छपाई करनी है उससे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि रंग क्या होते हैं। तो हम एक बार रंग को देख लेते हैं, रंग क्या होते हैं। तो ये हमें यहाँ से देखिए मेंस में भी ये हमारे लिए पॉइंट कलर से उठाया जा सकता है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो वस्त्रों की इच्छित एवं आवश्यकता अनुसार परिसज्जा के बाद उन्हें रंगों द्वारा सजाकर सुंदर और आकर्षक बनाया जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं रंग। रंगों के बारे में, रंग क्या है? तो ये हेडिंग पड़ी है, उससे हम देखते हैं किसी भी तंतु, किसी भी सूत, वस्त्र रंगने के लिए हम रंगाई किन किन चीज़ों की कर सकते हैं? तो तंतु मतलब रेशा, इसकी रंगाई करते हैं। 3 प्रकार से करते हैं हम रंगाई। उसके बाद सूत की करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट कपड़ा की करते हैं। तो 3 प्रकार से रंगाई करते हैं हम। तंतु, सूत और कपड़ा। क्या? तंतु की करेंगे, फिर सूत की करेंगे और कपड़ा। 3 प्रकार से हम क्या रंगाई करते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा ऐसा हमें विश्वास है। तो उसके बाद हम चलते हैं 3 प्रकार से रंगाई करते हैं हम। तो पहले तंतु की करते हैं, फिर सूत की, फिर वस्त्र की। को रंगने के लिए जो प्राकृतिक अथवा कृत्रिम पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम क्या रंग कहते हैं। रंग किसे कहते हैं? तो रंग किसी भी तंतु, सूत, वस्त्र को रंगने के लिए प्राकृतिक अथवा कृत्रिम पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, उसे ही हम क्या कलर कहते हैं। इस रंग को चढ़ाने के लिए हमें प्रयुक्त प्रक्रिया को रंगाई कहते हैं। इस रंग को चढ़ाने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया को रंगाई कहते हैं। यानी जो रंग है वो हम कपड़े पर चढ़ाते हैं, उसी प्रक्रिया को हम क्या रंगाई कहते हैं। क्या रंगाई कहते हैं। लगता है आप लोगों को ये सही से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे है, देखिए आप लोग थोड़ा सा भद्दा है, मैं समझ सकती हूँ कि आपको दिक्कत होगी, बट आप सुन लेना। तो वस्त्र में उपस्थित तंतुओं के अनुसार उपयुक्त रंगों का प्रयोग उन पर किया जाता है। वस्त्र में उपस्थित तंतुओं के अनुसार उपयुक्त रंगों का प्रयोग उन पर किया जाता है। सूती वस्त्रों पर प्रयोग होने वाले रंग ऊनी वस्त्रों के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। यानी वस्त्रों में उपस्थित तंतुओं के अनुसार उपयुक्त रंगों का प्रयोग उन पर किया जाता है। यानी वस्त्र में उपस्थित तंतु होते हैं, उसी के अनुसार रंगों का प्रयोग किया जाता है। सूती वस्त्रों पर प्रयोग होने वाला रंग ऊनी वस्त्र के लिए उपयोगी नहीं होता है। ये तो आपको मालूम होगा, क्योंकि सूती वस्त्र पर हमारी बेसिक डाई
अच्छी होती है और जो ऊनी वस्त्र होते हैं उसके लिए एसिड डाई अच्छी होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। रेशमी वस्त्रों पर रंग सूती वस्त्रों के लिए अनुपयुक्त होते हैं। जो रेशमी वस्त्रों पर रंग होता है वो सूती वस्त्रों के लिए अनुपयुक्त होते हैं। ये हमने पहले ही बता दिया। आगे हम देखते हैं रंगरोधी। रंगरोधी से क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में। रंगरोधी रंगरोधी रंगाई वाले वस्त्र कौन कौन से हैं उसके बारे में देखते हैं। देखिए बंधेज रंगाई विश्व भर में प्रसिद्ध एक अप्रतिम कला है। कैसी? बंधेज रंगाई विश्व भर में प्रसिद्ध एक अप्रतिम कला है। भारत एवं अफ्रीका इस कला में अग्रणी देश है। कौन सा? भारत और अफ्रीका जो रंगरोधी रंगाई है उसके लिए कौन सा देश अग्रणी है? तो भारत और अफ्रीका ये कला में अग्रणी है। 19वीं सदी में ही भारत की बांधनी कौन? 19वीं सदी में 19वीं सदी में क्या? भारत की बांधनी इंग्लैंड में लाल बूंदीदार स्कार्फ एवं रूमालों के रूप में लोकप्रिय हो गई। कब? ये देखिए यहाँ से पॉइंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक। देखिए 19वीं सदी में ही भारत की बांधनी इंग्लैंड में क्या हो गई? इंग्लैंड में लाल बूंदीदार स्कार्फ एवं रूमालों के रूप में लोकप्रिय हो गई। जो भारत की बांधनी थी वो इंग्लैंड में जाकर क्या हो गई? लाल बुंदकीदार स्कार्फ एवं रूमालों के रूप में क्या लोकप्रिय हो गई। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो भारत की बांधनी इंग्लैंड में जाकर लाल बुंदकीदार स्कार्फ और रूमालों के रूप में यानी लोकप्रिय हो गई। ये आपको मुझे लगता है याद हो गया होगा। अब आप लोग नहीं भूलेंगे ऐसा मैं मानती हूँ। आगे देखते हैं। अब 20वीं सदी के अंत में भारत के बंधेज रंगाई युक्त परिधान विदेशी फैशन में स्थान पा चुके थे। 19वीं शताब्दी में कहाँ? इंग्लैंड में ये बुंदकी स्कार्फ एवं रूमालों के रूप में लोकप्रिय हो गई। अब 20वीं सदी के अंत में क्या? भारत के बंधेज रंगाई युक्त परिधान विदेशी फैशन में स्थान पा चुके थे। जब 19वीं सदी आई उसमें जो बंधेज रंगाई युक्त परिधान थे वो विदेशी फैशन में बदल गए। आगे देखते हैं बांधनी क्या है? बांधनी बंदिश या बंधेज रंगाई में वस्त्र पर बने डिजाइन की बुंदकियों को धागे से कसकर बांध दिया जाता है। जैसे कि वस्त्र होता है, वस्त्र को लेके और इस प्रकार से गांठ लगाई जाती है इस प्रकार से। तो वस्त्र में ऐसे, और आप लोगों ने बीए किया है तो आप लोगों ने प्रैक्टिकल भी किया होगा बीए एमए बीएड में। तो वहाँ से ये क्या हो गया भाई, देखिए वस्त्र पर बने डिजाइन बुंदकियों को धागे से कसकर बांध दिया जाता है और तत्पश्चात उसे रंगा जाता है। इससे धागों में बंधे स्थानों पर रंग नहीं चढ़ता है। जिस जगह धागे से हम कस के बांध देते हैं उस जगह कलर नहीं चढ़ता है। जैसे कि ऐसे कैसे समझा, देखिए ये रहा कपड़ा, तो हमने इस जगह बांध दिया कस के, इस प्रकार धागे से बांध दिया तो यहाँ पर कलर नहीं लगेगा।
और जो जगह खुली हुई है वहाँ पर कलर लग जाएगा। इसी प्रकार बूंद की दार ऐसे बांध देते, कोई गिट्टी बांध देता है, कोई चने बांधता है और कोई कुछ ऐसे भी ऐसी चीज़ें बांध देता है, उससे वो यानी चित्र बन के तैयार हो जाता है। आगे देखते हैं। यही बांधकर रंगने की क्रिया क्या कहलाती है? टाई एंड डाई कहलाती है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन सेम बना है, टाई एंड डाई। टाई एंड डाई कहाँ किसे कहते हैं? तो बांधनी को। यह एक प्रकार की अवरोधक रंगाई है। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, अवरोधक रंगाई कौन सी है? कौन सी? तो बांधनी, टाई एंड डाई। अफ्रीका में बीज बांधकर बंधेज रंगाई की जाती है। देखिए बीजों से, अफ्रीका में क्या? बीज बांधकर रंगाई की जाती है। जापान में इसे क्या? शिबोरी कहते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए सही से नहीं बन रहा ये। इतना भी, यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गए। देखिए पहला का अवरोधक से बना, टाई एंड डाई सेम ऐसे ही क्वेश्चन बना है पीजीटी में। देखिए अवरोधक रंगाई यहाँ से भी बना है। अफ्रीका में बांधकर किसे बांधकर? बीज को बांधकर रंगाई की जाती है, बंधेज रंगाई कही जाती है। जापान में शिबोरी कहते हैं इसे, टाई एंड डाई को। तो क्या कहते हैं? जापान में शिबोरी कहते हैं। और इसी रंगाई को अवरोधक रंगाई कहते हैं। अफ्रीका में बीज बांधकर रंगाई की जाती है। तो लगता है आपको ये सही से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम। आगे है, देखिए भारत में प्राचीन काल से बांधनी का प्रचलन चला आ रहा है। कब से? प्राचीन काल से। भारत में प्राचीन काल से किसका? बांधनी का प्रचलन चला आ रहा है। ये रामायण, महाभारत, वाणभट्ट रचित हर्ष चरित्र में भी बांधनी का उल्लेख है। कहाँ कहाँ उल्लेख है? रामायण में उल्लेख है, महाभारत में उल्लेख है, वाणभट्ट में उल्लेख है, रचित हर्ष चरित्र में इस बांधनी का उल्लेख मिलता है। तो हम कैसे याद करेंगे? रामबाण, कैसे ट्रिक से याद करते हैं? उफ, कहाँ गया? देखिए हम इस प्रकार याद कर सकते हैं, रामबाण हर्ष। रामबाण हर्ष क्या कहेंगे? तो यहाँ पर हमें उल्लेख मिला है किसका? बांधनी का, रामबाण हर्ष। तो राम से रामायण और माँ से रा से रामायण, माँ से महाभारत, वाण से वाणभट्ट और वाणभट्ट, रा से क्या हो गया? रचित हर्ष चरित्र। ये सभी इसमें हो जाते हैं। तो ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें हम फिर से याद कर लेते हैं, रामायण, महाभारत तथा वाणभट्ट और रचित हर्ष चरित्र।
ये सभी बांधनी के लिए, बांधनी का जो प्रचलन है यहाँ से मिलता है। उसके बाद आते हैं हम 1373 ईस्वी में कालीन साहित्य में भी सतरंगी चुनरी का वर्णन मिलता है। देखिए सतरंगी चुनरी, सतरंगी चुनरी से क्वेश्चन बन सकता है। कहाँ मिलता है सतरंगी चुनरी का जो वर्णन मिलता है वो कहाँ मिलता है? यहाँ से 3 क्वेश्चन सेम उठा लिए जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। देखिए 1373 में, 73 ईस्वी में ये उल्लेख मिलता है किसका? सतरंगी चुनरी का। क्वेश्चन कैसे बनेगा? सतरंगी चुनरी का उल्लेख कौन सी सन से मिलता है और किस साहित्य में मिलता है? तो कालीन साहित्य में मिलता है। 1373 में मिलता है। सतरंगी चुनरी का वर्णन किया जाता है, तो ये आप लोग नहीं भूलेंगे। 1373 ईस्वी में कालीन साहित्य में सतरंगी चुनरी का वर्णन मिलता है, ये आप लोग नहीं भूलेंगे। आगे देखते हैं 17वीं शताब्दी के आसपास लिखी गई वर्णिका। क्या? 17वीं शताब्दी के आसपास लिखी गई वर्णिका में गुजरात की बांधनी प्रचलित होने का प्रमाण मिलता है। देखिए ये बहुत अंदर से है। 17वीं शताब्दी के आसपास लिखी गई वर्णिका में गुजरात की बांधनी का क्या मिलता है? प्रचलन होने का प्रमाण मिलता है। गुजरात की बांधनी प्रचलन होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो कहाँ से मिलता है ये? 17वीं शताब्दी के आसपास लिखी गई कौन सी वर्णिका? वर्णिका में ये गुजरात की बांधनी का प्रमाण मिलता है। गुजरात में बांधनी को क्या कहते हैं? शिवोरी, अभी पढ़ा था ये। तो इसे कहाँ मिलता है? वर्णिका में मिलता है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है? उस समय इसे बंधालम कहा जाता था। क्या कहा जाता? उस समय इसे, जब वर्णिका में इसका प्रचलन मिला तो उसे हम उस समय क्या कहते थे? वहाँ के लोग तो बंधालम कहते थे। क्या कहते थे? बंधालम कहते थे। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ही यानी अच्छी होने वाली है। यहाँ से क्वेश्चन ही क्वेश्चन बने हुए हैं। अब भी गुजरात, कच्छ काठियावाड़ यहाँ से भी कढ़ाई पूछी गई है। कच्छ कहाँ की कढ़ाई है? काठियावाड़ कहाँ की कढ़ाई है? ये दोनों ही यानी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसे स्किप मत करना प्लीज़, आपसे बहुत रिक्वेस्ट से कह रही हूँ कि ये आपके लिए बहुत रामबाण होगी। भुज एवं जमावर की बांधनी कला है। जो भुज एवं जामनगर की बांधनी एक कला है, काफ़ी प्रसिद्ध है। क्या? कच्छ काठियावाड़ भुज और जामनगर की बांधनी कला है इसे, और ये काफ़ी प्रसिद्ध है। क्या है? ये काफ़ी प्रसिद्ध है। वैसे यह माना जाता है कि बांधनी का घर राजस्थान है। वैसे क्या माना जाता है? बांधनी का घर किसे कहते हैं? राजस्थान को कहते हैं। बट यह कला फली फूली एवं इसका जो बांधनी का घर उसे राजस्थान कहते हैं, और यही कला फली फूली एवं विकसित हुई है। यहीं पर ये कला क्या हुई है? फली फूली और विकसित हुई है। कहाँ? राजस्थान में। पाली, जयपुर, अलवर, सीकर, बाड़मेर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर में कई प्रकार की, कई रंगों की बांधनी बनाई जाती हैं। कहाँ कहाँ? थोड़ा सा और बड़ा कर।
अगर हो जाए तो। ओफो, ज़्यादा बड़ा हो गया, देखने में दिक्कत होगी। ज़्यादा हो गया तो बस अब सही है। देखिए आगे देखते हैं। एक कला है वो कहाँ कहाँ है विकसित हुई है, तो पाली में हुई है। एक बार फिर से देख लेते हैं। पाली, जयपुर, अलवर, सीकर, बाड़मेर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर में कई प्रकार की कई रंगों की बांधनी बनाई जाती हैं। कई प्रकार की और कई रंगों की क्या बांधनी बनाई जाती हैं। जोधपुर में बांधनी का आरंभ कब हुआ? 15वीं शताब्दी में। जोधपुर में जो बांधनी का आरंभ हुआ वो कब हुआ? तो 15वीं शताब्दी में हुआ। कहा जाता है कि जोधाजी के शासनकाल में सिंध प्रांत के मुल्तान नगर का एक कारीगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बांधनी के लिए? कि जोधाजी थे। जोधाजी के शासनकाल में सिंध प्रांत के मुल्तान नगर, जोधाजी कौन है? जो बागड़ के जो जहारवीर हैं उन्हीं के यानी पूर्वजों से बात की जाती है, वो राजस्थान के। तो जोधाजी राव उनके पिता थे, बाबा थे, यही कुछ थे, उन्हीं से जोड़ा जाता है। तो जोधाजी राव के दरबार में पहुंचा कौन? एक कारीगर। कौन था? उनके शासनकाल में, जोधाजी के शासनकाल में एक सिंध प्रांत का मुल्तान नगर का एक कारीगर मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? जोधाजी के दरबार में कौन पहुंचा? तो मोहम्मद बिन कासिम पहुंचा। ओफो, मोहम्मद बिन कासिम उनके दरबार में पहुंचा। वह किस प्रांत से था? सिंध प्रांत के मुल्तान नगर का था। कहाँ का? जो वो कारीगर था वो सिंध प्रांत के मुल्तान नगर से था। और वो कारीगर कहाँ पहुंचा? वो जोधाजी के शासनकाल में उनके नगर में पहुंचा। अपने बंधेज रंगाई के नमूने लेकर राव जोधाजी के दरबार में पहुंचा। जो एक कारीगर था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम और उसका प्रांत था मुल्तान नगर। कहाँ? सिंध प्रांत के मुल्तान नगर का था और मोहम्मद बिन कासिम उसका नाम था। उसी ने एक बंधेज रंगाई की प्रक्रिया चालू की। बंधेज रंगाई में उसने नमूने बनाए हैं। वही नमूने लेकर कहाँ पहुंचा? जोधाजी राव के दरबार में, जो जहारवीर के पिता या बाबा, जोधाजी राव शायद बाबा थे पिता थे, ऐसे ही कुछ थे, याद नहीं आ रहा है, बट उन्हीं से संबंधित है ये। जो आप बागड़ में जाते हैं, भीड़ लगती है वहाँ, तो वहाँ पहुँचे। राव जोधाजी को यह कला इतनी मनमोहक लगी। कैसी? जो राव जोधाजी थे, जो ये कला लेके गया था, अपनी जो बंधेज कला लेके गया था उनके दरबार में, तो उनके क्या मन में मोह गई, यानी इतनी अच्छी लगी कि उनके मन में बस गई। तो उन्होंने उस कारीगर का सारा सामान खरीद लिया। जो जोधाजी राव थे, तो उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने सारा सामान उनका ले लिया। सारा सामान ले लिया, फिर उन्होंने क्या किया? तो फिर उसे सम्मानित और पुरस्कृत किया।
जब उन्होंने उसका सारा सामान ले लिया उस कारीगर का, मोहम्मद बिन कासिम का, क्योंकि इसे मैं बार बार दोहरा रही हूँ इसलिए कि आप लोगों को याद हो जाए। तो ये कहाँ का था? मोहम्मद बिन तुगलक तो प्रांत का था, सिंध प्रांत का, मुल्तान नगर का था। तो आपको इसी क्लास में ही ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो सम्मिलित एवं पुरस्कृत किया, जब उन्होंने उसकी सारी कलाएं ले लीं और उसे सम्मानित किया और पुरस्कार दिया। पूरे परिवार सहित जोधपुर में बुलवा कर रहने की जगह दे दी। उस जो कारीगर था मोहम्मद बिन कासिम, उसे परिवार सहित बुला लिया और उसे रहने के लिए क्या जगह दे दी उसे। तभी से वहाँ यह कला जोर शोर से विकसित हुई। आज जोधपुर के खाड़ा फसला मोहल्ला, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बना है, आज जोधपुर के कौन से मोहल्ले में खाड़ा फसला मोहल्ला बांधनी का प्रमुख केंद्र है। आज जोधपुर में कौन सा मोहल्ला? खाड़ा फसला मोहल्ला किसका? बांधनी का प्रमुख केंद्र है। आगे आते हैं हम, अगला है, आगे देखते हैं। ये लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये इम्पोर्टेंट भी है। आप लोग इसे एक रामायण ही समझना, मैं बार बार कह रही हूँ। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं और एक एक लाइन में 2-2 4-4 क्वेश्चन मिल रहे हैं। उसके बाद आगे आ रहे हैं हम। आगे क्या है? भारत में पर्व, त्योहार, विवाह, पुत्र जन्म तथा सभी शुभ अवसरों पर बांधनी का पहनना शुभ माना जाता है। देखिए हमारे यानी उत्तर प्रदेश की बात करें तो बांधनी, चुनरी की साड़ी शादी के समय पे लाई जाती है क्योंकि वो शुभ होती है। मामा भी लाते हैं तो वो भी बांधनी ऐसी ही लाते हैं। ससुराल से आती है तो भी बांधनी ही कढ़ाई की आती है। तो ये सभी होता है। उसके बाद अधिकांश लाल चुनरी का व्यवहार ऐसे अवसरों पर होता है। लाल ही चुनरी होती है, जब बाहमर पड़ती हैं तब उस समय कैसी? लाल चुनरी या पीली लाल हो सकती है। तो लाल चुनरी का व्यवहार ऐसे अवसरों पर होता है। संपन्न घरानों की महिलाएं रंग बिरंगी चुनरियां ओढ़ती हैं। संपन्न मतलब बड़े घरानों की महिलाएं क्या रंग बिरंगी चुनरियां ओढ़ती हैं। ये बात कहाँ की? राजस्थान की जा रही है। जैसे कैसी? दो रंगी तिरंगा, रुकना, दो रंगी, फिर कैसी? तिरंगी, चतुरंगी, पचरंगी, छह रंगी, सतरंगी, अठरंगी, नौरंगी। चुनरी से क्वेश्चन आ सकता है तो 2 से 9 रंगों तक याद रखना है हमें कि जो राजस्थान के बड़े घरानों की महिलाएं हैं, से संपन्न का मतलब होता है बड़े घरानों की महिलाएं कितने रंगों की चुनरियां ओढ़ती थी? तो 2 रंगी ओढ़ती थी, 3 रंगी ओढ़ती थी, तिरंगी, चतुरंगी और पचरंगी, छठरंगी और छह रंगी और सतरंगी, अठरंगी और नौरंगी। ये चुनरियां ओढ़ा करती थी। फिर से हम एक बार दोहरा देते हैं। 2 रंगी, तिरंगी, चतुरंगी, पचरंगी और छह रंगी, सतरंगी, अठरंगी, ये सभी चुनरियां ओढ़ा करती थी। और नवरंगी, ये याद रखना। 2 से स्टार्ट करना 9 तक, तो आपको याद बना रहेगा। जितने अधिक रंग होते थे वह चुनरी उतनी ही महंगी होती थी। कैसी? महंगी। जितने रंग अधिक होते थे उतनी ही क्या? महंगी होती थी। उसके लिए एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ते थे क्योंकि उतने ही यानी कपड़े को डाला जाता होगा अलग अलग रंगों में, तो इसलिए वह चीज़ महंगी हो जाती थी वस्त्रों में। उसके बाद हम बात करते हैं
प्रत्येक रंग किसी न किसी भाव का प्रतीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए पीजीटी में पूछा गया है, किसी न किसी भाव का प्रतीक है। लाल रंग किसका होता है? उत्सव का। लाल रंग किसका प्रतीक है? तो उत्सव का प्रतीक है। लाल रंग किसका प्रतीक है? उत्सव का प्रतीक है। प्रेम प्रसन्नता का प्रतीक है। किसका? प्रेम और प्रसन्नता का प्रतीक है। उत्सव होगा, लाल रंग पहने तो उत्सव का प्रतीक होगा, प्रेम का प्रतीक होगा और प्रसन्नता का प्रतीक होगा। तो पीला रंग बसंत होता है। पीला रंग कैसा? बसंत होता है। पीला रंग किसका प्रतीक माना जाता है? तो बसंत का। प्रत्येक रंग बसंत का प्रतीक होता है। ओ कहाँ जा रहे हैं? पीला रंग बसंत, आम के बौर, पीला रंग किसका? बसंत, आम के बौर, बुद्धि और जीवन प्रदान करने वाले सूर्य की किरणों का प्रतीक माना जाता है। जो पीला रंग है उसे आम के बौर, बसंत ऋतु में ही आता है आम पर बौर, तो आम के बौर जो अभी बसंत ऋतु चल रही है तो उसे क्या? अभी आम पर बौर आ रहा है, तो बुद्धि और जीवन प्रदान करने वाले सूर्य की किरणों का प्रतीक माना जाता है। नीला रंग किसका प्रतीक? रंग सामले, कृष्ण का प्रतीक माना जाता है। नीला रंग किसका? सामले, कृष्ण का प्रतीक। आकाश एवं स्वर्ग का द्योतक माना जाता है। और जामुनी रंग भौतिक और सुख सुविधाओं का तथा हरा रंग यौवन और जीवन का प्रतीक है। हरा रंग किसका? यौवन और जीवन का प्रतीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरा रंग, यहाँ से रंगों से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं, तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है कि क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं। तो लाल रंग उत्सव, प्रेम, प्रसन्नता का प्रतीक है। पीला रंग बसंत, आम के बौर, बुद्धि, जीवन प्रदान करने वाले सूर्य की किरणों का प्रतीक है। नीला रंग सामले, कृष्ण, आकाश, स्वर्ग का द्योतक है। जामुनी रंग भौतिक सुख सुविधाएं तथा हरा रंग यौवन और जीवन का प्रतीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मुझे महसूस होता है। इसलिए चुनरियाँ विभिन्न रंगों में रंगी जाती हैं। चुनरियाँ कैसे विभिन्न रंगों में रंगी जाती हैं, और जितने ही अधिक रंग होते हैं चुनरियों के, यानी चुनरियों के, उतनी ही वो क्या? महंगी हो जाती हैं। और कौन कौन सी होती हैं तो आपने पहले पढ़ा है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। 2 रंग, तिरंगी, चौरंगी, चतुरंगी, पचरंगी, छहरंगी और सतरंगी, अठरंगी, नौरंगी। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं इक्कत सॉरी इक्कत के बारे में देखते हैं। वो वीडियो बड़ी हो रही है तो हम यहीं पर फिनिश करते हैं। अगले क्लास में हम यहाँ से आगे देखेंगे, तो दूसरी क्लास में कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो पर दिक्कत होती है ना, तो हम इतना ही रहने देते हैं। आप लोग इतना देखिए, दूसरी क्लास में ये आगे वाला कर देंगे। तो थैंक यू सो मच। तो आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी तो आप कमेंट भी किया करिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लिया करिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके, अगली क्लास आपके पास आ सके। और थैंक यू, आप लोग प्यार दे रहे हैं।